हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स, आपके अपने परिवार गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम निछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं यूपी बोर्ड और आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की जो आपने पता है कि जो बहुत ही नज़दीक हमने जो बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, तो उनके बारे में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, वो स्ट्रेटजी हमने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, किस चीज़ से आपको एग्जाम में डर लग रहा है, किस चीज़ को आपको किस तरीके से आपको कॉपी रिटन करनी है, क्या नोट करना है, किस तरीके से आपको करना है। अब जो कुछ बच्चों की डिमांड्स जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि सर टॉपिक पे अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी लेकर आइए आप, कि अब जो अपना टाइम जो बचा है वो केवल 30 डेज का बचा है, यानी आपके पास सिर्फ एक महीने। यूपी बोर्ड जो कि आपको पता चल गया कि उसका अल्टीमेटम गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड कर दिया गया है कि आपके 16 फरवरी से जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 27 फेब से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होना, उनका सिलेबस आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि लास्ट 30 डेज में आपके पास जो लास्ट 30 डेज में इसमें आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, क्योंकि अब आपको एक जरूरत है अलग स्ट्रेटजी, आपको अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से हम हर सब्जेक्ट में उनके कीवर्ड्स को पकड़ के कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए हम इस चीज पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करके, आपने इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आपके 90% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपने जो टैगलाइन रखी है वो टारगेट रखा है 70 आउट ऑफ 70। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई और यूपी और उसमें सीबीएसई एग्जाम में ये जो होता है 80 का होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है एग्जाम। तो उसी के थ्रू आपको अपना क्या करना है, टारगेट फिक्स करना है। कैसे करना है, आप हिंदी सब्जेक्ट में कैसे फुल मार्क्स लाने की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर आज अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें एक सिलेबस फिक्स्ड है, इसमें एक पैटर्न फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन आना है, उनका वेटेज फिक्स है कि इतने वेटेज पे यहाँ पे क्वेश्चन आना है। तो जब आपको हर चीज पता है, आपको पता है कि ये इतने वेटेज पे आना है, इतनी चीज आनी ही आनी है, तो आप उसको इग्नोर करके क्यों चल रहे हो? आपको उस पर आपको क्या करना है, पकड़ बनाना है कि यहाँ से कुछ भी आ जाए हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं आना है। जैसा कि हिंदी में डिस्कस करते हैं, अब जो यूपी बोर्ड ने अपना रखा है कि यूपी बोर्ड सभी बोर्डों ने रखा है कि जो आपका एमसीक्यूज है वो 15 मार्क्स के या 20 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज में पूछेंगे क्या, तो आप लोगों ने सिलेबस को कभी, कई बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी तो कर रहे होंगे लेकिन आपने अभी तक सिलेबस पर नजर नहीं डाली होगी। सिलेबस में अगर आप क्लियरली देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो लिखा गया है उसके बारे में बता दिया गया है कि आपको केवल इतना पढ़ना है, इसके बाहर अगर आप जबरदस्ती का पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पर नजर डालनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है, किन चीजों पर कितनी मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो एमसीक्यूज आएंगे, आपके 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आना है, उस एमसीक्यूज में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, इसमें से आपकी फिक्स रहने की 5 नंबर के जो एमसीक्यूज आएंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास से आएंगे और 5 नंबर के जो एमसीक्यूज आएंगे वो पद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर आपके यहीं पे क्लियर हो गए। यानी अगर आपने दो टॉपिक पे अपनी, इन दो टॉपिक पे आपने अपनी कमांड अगर बना ली तो आपके यहाँ से 10 मार्क्स उनको पक्के हो जाएंगे। और इसमें आपको ज्यादा सिलेबस नहीं है, उन्होंने ये भी डिसाइड किया है, अगर आपने सिलेबस को गौर से देखा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा है कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, यानी आपको कोई भी युग नहीं पढ़ना है, आपको केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पे ज्यादा फोकस करना है। इन्हीं चीजों को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ लेना है। ये 5 के 5 एमसीक्यूज आपके यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा सिंसियर होने की जरूरत है, थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। अब आते हैं पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास में आपको केवल इतना पढ़ना है कि रीतिकाल और आधुनिक काल, आपको कोई भी काल नहीं पढ़ना है, कोई भी, आपको पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन थोड़े थोड़े वे में आपको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन आपको जो रीतिकाल, उसमें इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में लिखा है वहां पे कि आपको रीतिकाल और आधुनिक काल से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस को देखा नहीं और एग्जाम में देखा कि रीतिकाल और आधुनिक काल ये तो पढ़ के ही नहीं है, बाकी सब तुम पढ़ते पढ़ते तुमने क्या कर दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में विस्तार से
जहां से सोर्स आपके जितने भी सोर्स से आप वर्क कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, आप अनसॉल्व पेपर लगा रहे हो, तो वहां से आपको इन चीजों पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको अपना क्या करना है, वेल प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब बात आती है हिंदी व्याकरण। व्याकरण वाला सेशन है वो आपका है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछेगा, तो 10 मार्क्स में वो पूरी हिंदी व्याकरण को कवर कर देगा। जैसे तत्सम तद्भव आपके फिक्स है कि यहाँ से आपके 2 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे, 2 एमसीक्यूज आपके यहाँ से फिक्स आएंगे। एक का तत्सम पूछेगा, एक का तद्भव पूछेगा। आपके पास क्या है, आपको कैसे 100 से भी कम आपको सिलेक्टेड तत्सम तद्भव आपको क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, उसी में से आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से समास, ये समास होगा। समास में उसने स्पष्ट लिखा है कि समास पे जो किस पे गौर करना है, बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ लेना है, वहीं से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, ये सब आपके 2-2 नंबर में आएंगे। यहाँ से ये हो गया रस जो आएंगे वो आपके यहाँ पे आएगा, रस आपका आएगा हास्य रस एवं करुण रस। रस से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, छंद से भी क्वेश्चन बनेंगे, अलंकार से क्वेश्चन बनेंगे। संधि को उन्होंने स्पष्ट किया है कि संधि जो आएगी वो यड़ संधि आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपके धातु रूप, आपको केवल 2 धातु रूप को, ये जो धातु रूप है केवल उन्होंने 2 मेंशन किए हैं, पठ और हस, यानी आपको पठ धातु और हस धातु। पठ माने पढ़ना, हस धातु माने हंसना। इसके आपको 5 लकारों में, आपको 5 लकारों में इनका क्या कर देना है, धातु रूप देख लेने हैं। और शब्द रूप उन्होंने 3 शब्द रूप मेंशन किए हैं, फल, मति और पयस। इन तीनों के आपको शब्द रूप देख लेने हैं सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में। आपका इससे बाहर कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सेक्शन फर्स्ट जो कि एमसीक्यूज का था 20 मार्क्स का। यहाँ से ये 5 5 10 हो गया आपका 20 मार्क्स, ये आपका क्लियर हो गया। यानी आपने अगर इतना कर लिया तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं। एमसीक्यूज में केवल आपकी 2 पॉसिबिलिटी रहती है, या तो आप क्वेश्चन सही करोगे या आप क्वेश्चन गलत करोगे। अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका पूरा मार्क्स कट भी सकता है। तो इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इसकी तैयारी करनी है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी एक होता है आपका मार्क गेन करने वाला पोर्शन। इसमें आप चाहो तो सबसे ज्यादा मार्क गेन कर सकते हो सेक्शन बी में। कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसकी चीजें फिक्स हैं। चीजें फिक्स क्या है, आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें से गद्यांश आएगा। एक गद्यांश आपका आना है 6 नंबर में, यानी गद्यांश आपका 6 नंबर। गद्यांश क्या होता है, अब उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा गद्यांश में से। अगर आपने सिंसियरिटी से, आप पूरा मन लगा के आपने गद्यांश पढ़ लिया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाओ, तो 6 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। इसी तरह आपका एक आएगा पद्यांश का। पद्यांश में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो डायरेक्टली आपकी 6 और 6 कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। यानी आपको केवल गद्यांश और पद्यांश में 12 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपने इनकी, तो आपको क्या करना है, इन पे चीजों पर फोकस करना है। आपको ये देखना सबसे ज्यादा मार्क्स में क्या आ रहा है। सब देखो ये 6 में आ रहा है। संस्कृत का पद्यांश आ रहा है, गद्यांश आ रहा है 5 नंबर में। संस्कृत का पद्यांश आ रहा है 6 नंबर 5 नंबर में। तो 5 और 5 10 नंबर ये हो गए, 6 और 6 12 नंबर ये हो गए। तो 10 और 12 22 नंबर में अगर आप ये कर, बहुत ही कम मेहनत। गद्यांश क्या है, अगर आपने 4-5 गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर ली, 4-5 पद्यांश की भी प्रैक्टिस कर ली, तो अब यहाँ पे हम 100% आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप 22 में से 20 मार्क्स आसानी से यहाँ पे गेन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं, अब बात आते हैं व्याकरण पे। यहाँ से अब देखो, अब आएगा क्या, दो बड़ी बड़ी चीजें निकल गई, गद्यांश और पद्यांश। यहाँ से संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश। अब बात आती है जो मेन चीज है, जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको पता है कि जीवन परिचय आपके 2 आएंगे, एक जीवन परिचय गद्यांश में आएगा और एक जीवन परिचय आएगा पद्यांश में। तो गद्यांश में आपका जो जीवन परिचय आएगा वो भी 5 नंबर का होगा, और पद्यांश में जो जीवन परिचय आएगा वो भी 5 नंबर का। 10 नंबर की यहाँ पे आपकी बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अगर आपने कायदे से अगर जीवन परिचय, आपके पास फिक्स सिलेबस आपको फिक्स कर दिया गया, इससे बाहर आपको पढ़ने नहीं है, तो अगर आप चाहोगे तो आपके पास अभी भी 30 डेज, वही लास्ट 30 डेज की जो हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 100% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हिंदी और ये जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होती है, ऐसे सब्जेक्ट होती है जो आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा या तो डिक्रीज कर देंगे या फिर परसेंटेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा क्या करना है, गौर करना है। अब आते हैं जीवन परिचय, आपके 5 के 2 जीवन परिचय आएंगे। अब आपको क्या करना है, जीवन परिचय कुछ लोग होते हैं, हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि जीवन परिचय आपकी जो बुक में दिया गया उसमें आप डेट ऑफ बर्थ याद कर लोगे और उसके बाद उनकी जो
डेथ की डेट है वो भी याद कर लोगे, यानी उनका जन्म और मृत्यु याद कर लोगे। कुछ रचनाएं, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको जीवन परिचय बहुत ही, आप जीवन परिचय देखो, आपके आंसर पेपर लो, वहां पे जीवन परिचय लिखो, उसको बार बार लिखो। अगर आपने एक जीवन, आपको क्या करना है, तीन चार इसमें, तीन इसमें, अगर आपने एक जीवन परिचय को 3 बार लिख लिया ना, आपको गारंटी दे रहा है कि आप जीवन परिचय में पूरे 5 में 5 मार्क्स लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जीवन परिचय कुछ स्टेप्स में लिखना है। सबसे पहले उनका परिचय, तो परिचय में आपको कहाँ हुए थे, माता का नाम, पिता का नाम, कब हुए थे, मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद आपको एक अलग से हेडिंग डालना है कि इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं, या फिर इनकी जो इन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किया उसकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां। तो कई कवि होते हैं उनको बहुत सारे पुरस्कार, कोई उनको उपाधियां प्रदान की जाती हैं, उसमें आपको पूरा लिखना है कि कौन कौन से पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए, कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद इनकी साहित्यिक रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इनकी सभी रचनाएं, कम से कम आपको 5 रचनाएं तो लिखनी ही है। अगर आप किसी का जीवन, मान के चलो आप रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो आपको 5 रचनाएं लिखनी है, वो भी अलग अलग विधा में। अगर आपने अलग अलग विधा में उनकी 5 रचनाएं लिख दी, आपके मार्क्स तो 2 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाएंगे, बाकी के 3 नंबर आपको उनके परिचय के मिल जाएंगे। ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे ही आपको पद में करना है। तो एक लिखने का तरीका होता है, अगर आपने एक तरीके से लिख लिया तो आपको मार्क्स, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं किसकी, व्याकरण पे आते हैं। तो व्याकरण पे उन्होंने लिखा रस, तो रस जो टॉपिक मेंशन किया है, रस में उन्होंने अलग से लिख दिया कि आपको हास्य रस और करुण रस। हास्य रस और करुण रस में भी केवल आपको इतना पढ़ना है कि उनके लक्षण क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं और उनके उदाहरण। तो या तो आपको हास्य रस की परिभाषा अथवा में आनी आपको दोनों है, कंफर्म है आएगा, कंफर्म है कि आपको या तो हास्य, वो आपसे पूछेगा कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखो, उदाहरण लिखो, तो आना ही आना है। तो ये तो आपको 100% करके जाना है। इसमें आपको क्या करना है कि हम करुण की करें या हास्य की, अथवा में आना, कोई भी कर लो, आपको कोई भी दोनों करके चलना है। अगर आपको कोई भी एक भी कर लेते तो आपको फायदेमंद साबित होगी। और ये जो आना है आपका, यहाँ से आपके जो नंबर आनी है ये आने 6 मार्क्स में आएगा पूरा। यहाँ से रस, छंद, अलंकार। छंद में उन्होंने छंद मेंशन कर दिए कि छंद में केवल दोहा और चौपाई, सोरठा को उन्होंने यहाँ भी हटा दिया है कि आपको सोरठा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी आपको केवल क्या पढ़ना है, दोहा पढ़ना है और चौपाई पढ़नी है। तो दोहा और चौपाई तो इसी होता है कि आपको दोहा की परिभाषा एक एग्जाम्पल, चौपाई की परिभाषा एक एग्जाम्पल, दोनों को याद करना है, दोनों में से कोई एक लिख देना। तो इतना करना है आपको, केवल ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और जिसके अलंकार उन्होंने मेंशन किया है कि अलंकार में शब्द अलंकार उन्होंने हटा दिया है। अर्थ अलंकार में उन्होंने पूछे उपमा, उपमा के बाद रूपक और रूपक के बाद उत्प्रेक्षा, यानी इन 3 अलंकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको तीनों अलंकार को बहुत ही अच्छे से क्या कर देना, प्रिपेयर कर लेना। अब बात आते हैं तो वीडियो के लास्ट में हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि 30 डेज में आपको कैसे इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। एग्जाम के बाद इस पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ये चीज आपको याद रखना है कि कमेंट अभी नहीं करना, आपको कमेंट करना है एग्जाम के बाद कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको कितना फायदा हुआ है और आपको टीम गुरुकुल के द्वारा जो बताए गए निर्देशन है, जो स्ट्रेटजी दी है, उससे आपको कितना फायदा हुआ है। तो उसके बाद आप कमेंट करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, आपने जो बताया था वहीं से हमारा पूरा मार्क्स, तो आपने 70 में 70 मार्क्स गेन किए हैं हिंदी में। तो अब बात करें लोकोक्ति और मुहावरे, तो लोकोक्ति और मुहावरे आपके 2 नंबर में आने हैं। तो ये पूरा जो पोर्शन है आपका, इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं निबंध। निबंध बहुत से लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं कि निबंध जो आएगा हम उसके बारे में लिख देंगे। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो। आपने देखा निबंध जो आ रहा है वो 6 नंबर में आ रहा है। निबंध का भी वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। निबंध जरूरी नहीं है कि अगर निबंध आ गया और 6 नंबर में आ गया तो आपको 10 पेज लिखने हैं, आपको 6 पेज लिखने हैं। आप 3 पेज लिखोगे, और अगर आपने ऐसी चीज लिखी, आपने सिलेक्टेड वर्ड लिखे, आपने उनको अट्रैक्ट कर लिया, आपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लिया अपने शब्दों के माध्यम से, समझ जाओ आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इसमें लोग सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं कि अगर निबंध लिखना आ गया तो ऊपर हमने डायरेक्ट हेडिंग डाली और सीधा पेज काउंट कर लेंगे, हमने इतने पेज लिखा, और घर पे आगे कहते हैं हमने 10 पेज लिखे, हमें 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि निबंध आप 2 पेज 3 पेज लिखकर भी आप 6 में 6 मार्क्स गेन कर सकते हो। कैसे? आपको जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं टॉपिक कि जो आपको निबंध यहाँ पे या तो वैज्ञानिक उस पे आएंगे, सांस्कृतिक पे आएंगे, सामाजिक समस्याएं,
स्वास्थ्य और जो शिक्षा, पर्यावरण का माहौल बना हुआ है, जनसंख्या एवं यातायात नियम से संबंधित ये जो समस्या है, इन पे आपका जो फोकस किया जाएगा, इन सब्जेक्ट पे इन टॉपिक को आपको दिया जाएगा। तो इन टॉपिक्स की आप लिखने की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। कम से कम आपको एग्जाम से पहले हर टॉपिक पे 3-3 निबंध लिखकर देख लेने हैं। निबंध लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? निबंध लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको निबंध का टॉपिक लिखना है ब्लैक या फिर ब्लू स्केच मार्कर से, और फिर उसमें आपको टॉपिक लिखा। टॉपिक के जस्ट बाद आपको उसकी विषय वस्तु लिखना है कि इसमें आपने किन किन टॉपिक को मेंशन किया है। विषय वस्तु यानी आपने प्रस्तावना के बाद क्या क्या आपने इसमें लिखा है। तो आपको क्या पैराग्राफ बना के स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको हेडिंग में निबंध कंप्लीट करना है कि सबसे पहले प्रस्तावना, तो आपको कम से कम 5 या 6 लाइन की आपको प्रस्तावना लिख देनी कि हम अपने निबंध में क्या क्या लिखने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में बात करना जा रहे हैं, क्या आज की वर्तमान परिस्थिति है, क्या भविष्य की परिस्थिति हो सकती है, आप उसमें ये लिख सकते हो। आपको फिर उसके बाद जितनी भी हेडिंग आपको उसके रिलेटेड आपको आ रही है, तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपको पहले काले या नीले स्केच मार्कर से आपको उसकी हेडिंग लिखनी है। उस हेडिंग के अंतर्गत आपको उसी के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है, फिर अगली हेडिंग उसके बारे में कुछ लाइनें, फिर अगली हेडिंग उसके बारे में कुछ लाइन, और आपकी जो लास्ट हेडिंग होगी वो होगी कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष की। यानी आपने जो पूरा निबंध लिखा है उसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो आपको अगली लास्ट वाली पहली प्रस्तावना, बीच में कम से कम आपको 4 हेडिंग्स लिखनी ही है। कम से कम 4 अलग अलग हेडिंग पे आपको 4 पैराग्राफ लिखने हैं, और उसके बाद आपको सबसे जो लास्ट लिखना है वो लिखना है आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखने का मतलब क्या निकला, आपने किस लिए लिखा, ये आपको अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग कि आपने ये लिखा तो क्यों लिखा, तो उसका निष्कर्ष, और आप इससे क्या सीखते हो, इससे क्या आगे सुधार हो सकता है, या फिर आप कुछ उपाय उसमें अपने दे सकते हो, आप कुछ अपना सलाह सजेशन दे सकते हो, आप उसमें वो मेंशन कर दो। गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको 6 में 6 मार्क्स लेकर आओगे किसमें, निबंध में। अगर कोई काट दे तो कहना। इसके बाद आपके संस्कृत के जो प्रश्नोत्तर, जैसे कि या तो 2 पूछ लेगा या फिर कुछ प्रश्नोत्तर पूछेंगे, वो भी 4 नंबर में उन्होंने मेंशन किया है कि ये 4 नंबर में आएंगे। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका क्या रहा पूरा, आपको किस तरीके से क्या करना है, किन चीजों को छोड़ के नहीं जाना है, ये चीजें तो आपको करके जाना ही जाना है। यही आपको आप क्या करेंगे, आपके मार्क्स गेन कराएंगे। अब जो निर्धारित उन्होंने पाठ्यक्रम कर दिया, बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अवेयर नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। अभी भी सिलेबस उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको गद्य में केवल आपको 3 ये पढ़ना है, पहला मित्रता, दूसरा ममता और तीसरा भारतीय संस्कृति। यानी मित्रता रामचंद्र शुक्ल और ममता जयशंकर प्रसाद और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद। यानी अब यहाँ से एक चीज फिक्स हो गई कि आपका जो गद्यांश का जीवन परिचय आएगा वो इन तीनों से बाहर तो आएगा ही नहीं। इन तीनों में से आप किसी भी 2 का कर लो, किसी का भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। वो आपके सामने रखा है पेपर, आपके उन्होंने सामने हिंदी का पेपर आपके सामने रख दिया है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग है तो आप इसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से मार्क गेन कर सकते हो। काव्य में उन्होंने लिखा है कि सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, रामनेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनमें से मोस्टली बच्चों को सूरदास और तुलसीदास का याद करके जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपने याद कर लिए, तो इन तीनों में से किसी एक का कर लो, तो अगर सूरदास नहीं पूछेगा तुलसीदास पूछेगा, कंफर्म में पूछेगा। इसके बाद अगर सुमित्रानंदन पंत, रामनेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान में से कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, तो इन दोनों में से एक आपको कंफर्म मिलेगा, इन तीनों में से एक आपको कंफर्म मिलेगा। कर लो यार, 3 बार लिख लो, क्या जा रहा। लिख लिया अगर आपने, तो आपके जो लिखने से आप लोग सोचते होंगे हम पढ़ लेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना नहीं, आपको एक बार लिखना जरूर है, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी जो होती है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और वो चीज ज्यादा देर तक आपको याद रहती है, और आपकी गलती होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। संस्कृत में उन्होंने आपके टॉपिक मेंशन कर दिए हैं कि जो वाराणसी है, वाराणसी, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, यानी इन 3 चैप्टर में से आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, इन्हीं 3 में से आपको पद्यांश देखने को मिलेगा, और इन्हीं 3 में से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक दोहा जरूर याद करके जाना, क्योंकि संस्कृत में एक दोहा आपसे वो जरूर पूछेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको टाइम डिवाइड 30 डेज बचे हैं आपके पास। अब 30 डेज में आपको हिंदी तो करना नहीं है, तो आपको क्या करना है कि हमने बोला था अपनी पिछली वीडियो में कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम आपको डिसाइड कर देना है कि हमें हिंदी कितना पढ़ना ही पढ़ना है, उसकी इतने टाइम में प्रैक्टिस करनी है। तो आपको उसी टाइम में आपको केवल इस पर फोकस कर देना है कि आपको ये 30 डेज अगर आप डेली इतनी चीजों को देख रहे हो, तो आप
गारंटी मान के चलिए कि आप यकीन मान के चलिए कि आपको 100% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कैसी लगी फ्रेंड स्ट्रेटजी? और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है स्ट्रेटजी, आपको थोड़ी सी भी अगर आपको लगी है कि हमारे काम की बात है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर जरूर करें, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन हो, आप लोगों को मोटिवेशन हो। और इस वीडियो को देख के जो बच्चे और बच्चों का जो मोटिवेशन है, जो डिप्रेशन हुआ जा रहा है, जो कि टेंशन हो रही है, तो उनको भी क्या करते हैं उससे बाहर निकल के कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छा करें। तो आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लास्ट 30 डेज। तो इस तरीके से लास्ट 30 डेज की जो स्ट्रेटजी आपके हर सब्जेक्ट पर आएगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको किसी स्ट्रेटजी की जरूरत है तो आप कमेंट करके आप उसमें बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पर आप हमें स्ट्रेटजी बताइए, तो उस टॉपिक पे भी आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी। ये गुरुकुल कोचिंग टीम का आपको क्या है प्रॉमिस है, और यहीं से आपका पेपर आएगा। आप पेपर के बाद कहोगे कि हाँ सर आपने बताया था, इसलिए आपको बाद में ना पछताना पड़े। तो तब तक इस वीडियो को फॉलो कर लेना, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को फॉलो करेंगे और स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।